कल हम लोगों ने नेशनल इनकम पे बात की थी। नेशनल इनकम बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाट, मैंने कल भी जिक्र किया था आपको। अच्छा, एक बात डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे शेयर करनी थी। मैं कल दो एक दिन से मैंने फील किया, मैं आज क्या सका आपसे मैं शेयर कर ही दूं। मुझे भी आइडिया है इस बात का। इतने जारी बात, कोई 22 साल हो गए मुझे टीचिंग करते हुए। ऑलमोस्ट 22 से 23 साल हो गए मुझे इस टीचिंग प्रोफेशन में। तो बहुत सारी चीज़ें वी कैन अंडरस्टैंड इवन इन एंटिसिपेशन। मतलब किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं होती, हमें आइडिया हो रहा होता है बहुत सारी चीज़ों का। ऑनलाइन के अंदर पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ऑब्वियसली पढ़ाना भी थोड़ा डिफरेंट एटलीस्ट होता है। ये मैं बात 2-3 दिन से करना चाह रहा था, तो आज कर रहा हूँ। तो आप मुझे सुन पा रहे हैं सर स्टूडेंट्स? वॉइस क्लियर है आप लोगों को? तो मैं ये बात एक्चुअली इसलिए करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाए आपका मेरा भी। ऑनलाइन के अंदर पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप लोग क्लासरूम एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेहतर पढ़ पाते हैं, क्योंकि सारे लोग लिख रहे होते हैं, सारे लोग सुन रहे होते हैं। एक दूसरे की तरफ देख के आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है। इफ वन इज नॉट फीलिंग वेल, इवन देन इन एनवायरनमेंट ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन से आप भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लासरूम में टीचर जब सारे स्टूडेंट्स को देखता है, तो टीचर भी कभी कभी थोड़ा सा लाउजी होने होता है। तो जब स्टूडेंट्स 4-5-6 स्टूडेंट अटेंटिव मिल जाते हैं, तो टीचर भी एक मरतबा एनर्जेटिक हो जाता है। घरों में ये एनवायरनमेंट नहीं होता। स्टूडेंट भी अकेले अकेले रूम में, घर में दाएं बाएं एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई लेट रहा है, आराम कर रहा है। तो कोई मोटिवेशन के लिए भी कुछ नहीं होता, कंपटीशन के लिए भी कोई नहीं होता। क्लासरूम में तो ये होता है, फिजिकल क्लासरूम में, कि अगर आप थोड़े से लाउजी फील करते हैं, तो लेफ्ट राइट पे कोई ज्यादा पढ़ रहा हो, तो आप कहते हैं ओ यार ये पढ़ रहा है तो मैं क्यों ना पढ़ूं। तो एक कंपटीशन सी भी इन्वायरमेंट रहती है, एक मोटिवेशन भी रहती है। तो एक एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट आता है। एग्री करते होंगे मेरा ख्याल आप लोग इस बात से। और ये तमाम चीजें वी आर मिसिंग एट होम in distance learning programs like online classes. We are missing these things. और टीचर भी ऐसे ही, जब आप देखते हैं कि मेरे सामने एक रूम में टीवी लगा हुआ है, इवन वो म्यूट है, मेरे कहने पे वो म्यूट है, लेकिन बच्चे दारी बात है कुछ देख रहे हैं, कुछ न्यूज चल रही है, साइड किचन में कुछ कुकिंग हो रही है, और मैं अभी पहुंचा हूँ घर अभी, तो नीचे फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स भी आ रहे हैं। तो एक टीचर के लिए भी जो है वो थोड़ा सा चैट के अंदर ही आपके यस नो देखकर मैं जितना मैं मोटिवेट हो सकता हूँ हो जाता हूँ। ये बात की क्यों गई है, ये बात मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका कोई ना कोई रैशनल तो होना चाहिए, इसकी कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक इश्यू तो है ना। तो ये बात क्यों मैं कर रहा हूँ, वो उसकी एक वजह है, और वो शेयर करने लगा हूँ। मैंने 2-3 दिन से देखा है कि क्लास के लास्ट 30 मिनट्स में, या 20-25 मिनट्स जो लास्ट वाले होते हैं, उन 20-25 मिनट्स में मैंने देखा है स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन लेवल होता है बड़ा लो हो जाता है।
1 आवर का कंसेक्यूटिव लेक्चर पढ़ने के बाद जो लास्ट 20-25 मिनट्स होते हैं उसमें आप थोड़े से वीक फील करते हैं, आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा होता है। उसकी कई रीजन, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, एक एनवायरनमेंट का फैक्टर होता है। जी मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक तो मेरा 22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, ऊपर से अब कोई साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस होने को ऑनलाइन का एक्सपीरियंस भी हो गया। मुख्तलिफ कॉलेजेस की क्लासेस हैं मेरे पास, पंजाब कॉलेज है, पैक की क्लासेस हैं, हेले की, पंजाब यूनिवर्सिटी हेले की क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन की इफाब की भी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन की क्लासेस भी हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो मुझे अंदाजा है कि नींद का भी इसमें फैक्टर होता है, घरों की एक्टिविटीज का फैक्टर भी होता है, टीचर फिजिकली नजर नहीं आ रहा होता उसका फैक्टर भी होता है। तो मैंने फील किया 2-3 दिन से कि लास्ट 20-25 मिनट्स में आपका जो एक एनर्जी लेवल होता है वो लो हो जाता है, isn't? Am I right or wrong? Might. मतलब it might be possibility कि मैं ही गलत हूँ, but it is my feeling in fact. तो लास्ट 20-25 मिनट्स के अंदर चूंकि टॉपिक भी ज्यादा पढ़ाना होता है, टॉपिक भी थ्योरेटिकल होता है, सब्जेक्ट भी थोड़ा सा ड्राई है, चिट चैट का मार्जिन भी नहीं है, गॉसिप्स का मार्जिन भी नहीं है, गॉसिप्स का मार्जिन भी नहीं है। कोई, वरना बड़ा मजा आता है क्लास, अगर फिजिकल क्लासेस हो रही हो तो हम बड़ी एंटरटेनिंग वे में चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अब चूंकि ट्वाइस अ वीक क्लास होती है, 90 मिनट्स का लेक्चर होता है, लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं, ज़्यादा सिलेबस होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, एमसीक्यूज बेस्ड पढ़ाना होता है, तो थोड़ी सी फीलिंग मुझे भी आती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, कोशिश किया करें कि अपना जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग लेक्चर कोई चाय वाय पिया करें। 40-45 मिनट्स की क्लास के बाद एक कप चाय ले लिया करें, एक कप चाय ले लिया करें। मौसम अगर चेंज हो रहा है तो कोई ड्रिंक रख लिया करें, कुछ छोटे मोटे ईटेबल्स, कुछ स्नैक्स रख लिया करें, कुछ ईटेबल, कुछ ड्रिंक्स साथ रखा करें। आप लोग म्यूट होते हैं इसलिए आपकी वॉइस भी हमें डिस्टॉर्ट नहीं करेगी। जी मंसूर, यू कैन से इंटरनेट। तो मैंने आपसे बीइंग अ टीचर बात कही आज, कि मैं आपसे बीइंग अ टीचर बात करूं कि आपको चाहिए कि जो 40-45 मिनट्स के बाद कोई कुछ ना कुछ इनटेक जरूर लिया करें। कोई ड्रिंक रख लिया करें पास, कोई टी कर लिया करें रेंज, कोई स्नैक्स कर लिया करें, कोई बिस्किट्स कर लिया करें, व्हाटएवर, कोई एक्टिविटी, एंटरटेनिंग एक्टिविटी 40 मिनट्स के बाद। आई सजेस्ट यू पीपल, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई कैन जस्ट सजेस्ट कि अपने पास कोई ना कोई एक्टिविटी, मैं तो जारी बात नहीं खा सकता हूँ, मुझे बोलना होता है, तो जब आप while you are speaking something आप खा भी रहे हैं तो it looks some awkward. मिसेस जायरा, फिर तो बहुत अच्छा है, आपके पास तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है साथ, आप कहीं भी सेल फोन रख लें, अपना टैब सेट कर लें, कुकिंग करें, फिर तो बड़ा मजे का काम है आपका। तो क्यों जी मिसेस जायरा शाहिद? तो मिसेस जायरा शाहिद, ये तो अच्छा है, आपकी एक्टिविटी साथ मिल जाती है। सो प्लीज, नहीं ये तो थोड़ा सा देखें, एग्जाम में आप थोड़ा सा 1 घंटा निकाल लेंगे तो फोकस कर पाएंगे ना। सदाम ने पूछा है कि हमारा सिलेबस जो है वो उसका वाइंड अप डेट टेंटेटिव क्या बनती है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था
मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि हमारा टेंटेटिव वाइंड अप कराची या पिफा हेड ऑफिस या शकील भट्ट साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज थोड़ा गाइड करेंगे हमें, कौन सा वीक लास्ट वीक होगा हमारा टीचिंग वीक? अगर पिफा ऑफिस हमें सुन पा रहा है, शकील भट्ट साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज कैन यू लेट मी नो कि टेंटेटिव वीक कौन सा होगा हमारा? जी सर, मैं अभी बताता हूँ आपको। चले वो उनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों से जो शेयर करना था उन्हें कर दिया। आई आप लोग इन चीजों को जब आप यूज करेंगे, साथ कोई टेबल्स लेंगे, कुछ स्नैक्स लेंगे, कुछ ड्रिंक लेंगे, तो आपका जो लेक्चर होगा ऑन योर साइड एंड ऑन योर एंड वुड बी सम एंटरटेनिंग और माइट वुड बी मोर बेटर फॉर यू पीपल। सो मुझे फील हुई थी, एक बात मैंने शेयर की आपके साथ। ओके राइट जी, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना। May 10 ओके, फाइन, इट्स इनफ टाइम जी, इंशाल्लाह ताला। जी, इट इज मोर देन सफिशिएंट, इट्स फाइन, इट्स नो इशू। हमने चैप्टर 1 to 5 के तो एमसीक्यूज भी कर लिए हमें, इसलिए इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग सिलेबस वुड बी आई मीन कंफर्टेबली कवर्ड बाय 10th में इंशाल्लाह। चले, ये जो मैंने बात शेयर करनी थी वो मैंने कर दी आपके साथ कि आप कोशिश करें अपना जो एनर्जी लेवल है उसको डाउन नहीं होने दें, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है सारा। मेरी भी मजबूरी है कि मैंने सारी चीजें डिस्कस करनी होती हैं, तो आप थोड़ा सा फ्रेश अपने आप को करने के लिए जो मैंने सजेशंस दी आपको, इनमें से जो पॉसिबल हो आपके लिए आप उनको फॉलो कीजिए। टेक केयर जी। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक national income, the market value of all final goods and services produced in a country in a year। ये कल हमने इस बात कर ली थी। तो गुड्स एंड सर्विसेज को हमने लिखा था एग्रीकल्चर गुड्स होती है, मैन्युफैक्चर गुड्स होती हैं। मंसूर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी मेरा ख्याल है। ओके, तो गुड्स मैंने कल बता दी थी आपको, एक एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं और एक जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं, सर्विसेज में इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज। आज हमने इनके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत डिटेल के साथ मैंने पढ़ाने कॉन्सेप्ट्स, इनको डिटेल के साथ तसल्ली से सुनिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एब्रिविएशन है जीडीपी। ये वही है जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया था।
market value of all final goods and services produced in a country in a year. राइट जी, ये तो वैसे ही हो गया। सेकंड है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है? अगर आप जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आप ऐड कर लें तो ये बन जाती है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हु इज? यस, अब आपने देखना है कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसको कहते हैं? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी कि जो इनकम आप बाहर से रिसीव करते हैं वो माइनस जो यहाँ से लोग बाहर इनकम ले जाते हैं। क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोगों की हुई हुई है और कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट जो बाहर हुई हुई है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कुछ इनकम बाहर से रिसीव होती है, कुछ इनकम यहाँ से बाहर जाती है। तो इन दोनों का जो नेट आता है उसे हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर नेट लेकर जीडीपी में ऐड कर दिया जाए इसे हम कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब एक कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ड्राइव होना शुरू हो जाएगा। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर आप डेप्रिसिएशन या जैसे हम कैपिटल कंजम्पशन भी कहते हैं, जो एसेट्स हम यूज करते हैं उन एसेट्स के यूज होने के बाद जो भी एसेट्स हम यूज करते हैं उन एसेट्स को यूज करने से उनकी जो वैल्यू में कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाए तो उसे कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहां भी एक चीज देख लें कि जो जीएनपी हो या एनएनपी हो, इसकी कैलकुलेशन हम दो लेवल पे करते हैं। ये बड़े ब्रीफ से नोट्स बन जाएंगे, आप ये पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यूज डील करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट, दो लेवल्स पे ये नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, चाहे जीएनपी हो चाहे जीडीपी हो, सॉरी जीएनपी हो या एनएनपी हो।
एक होता है एट फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट के लिए एब्रिविएशन यूज किया जाता है एफसी, और मार्केट प्राइस के लिए यूज किया जाता है एमपी। अगर किसी चीज को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना हो तो उससे क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल्स, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं, उन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो रिवॉर्ड्स पे किए जाते हैं, उन रिवॉर्ड्स की पेमेंट को, उन रिवॉर्ड्स की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर ली जाए, उसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। यानी कि आप जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उनके ऊपर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई किए जाएंगे, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिवॉर्ड्स पे किए जाएंगे। उन रिवॉर्ड्स को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो उसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी कि अगर कोई चीज मार्केट में जाएगी तो उसपे दो एडजस्टमेंट्स होंगी। एक, अगर कोई गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है तो प्राइस में ऐड होके मार्केट्स में चार्ज की जाएगी, और अगर सब्सिडी हुई तो फिर माइनस करके, यानी कि उसको डिस्काउंट के तौर पे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ दो एडजस्टमेंट्स कर लें तो वो मार्केट प्राइस बन जाती है। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? फैक्टर कॉस्ट मीन cost of factors of production. Cost of factors of production is called factor cost. हम इसको एग्जाम्पल के जरिए अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी वो कंफ्यूजन भी इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएगी। जी, एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। इफ GNP at factor cost is rupees 100,000, और indirect tax rupees 20,000, subsidy rupees 10,000,
बताएं जीएनपी मार्केट प्राइस क्या होगी जी? बताइए जीएनपी मार्केट प्राइस क्या होगी? डबल वन टेट्रा जीरो। अब जरा थोड़ा सोच के दूसरी एग्जांपल का रिप्लाई करना है। If GNP at market price rupees 100,000, depreciation rupees 10,000, indirect tax rupees 20,000, subsidy 30,000, NNP फैक्टर कॉस्ट क्या होगी जी? बताएं जी। करें बाकी लोग भी। चलिए इसको फिर मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप इसको टैली कीजिएगा। एनएनपी factor cost is equal to GNP market price minus depreciation minus tax plus सब्सिडी। बताइए क्या आएगा? इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। जीएनपी is 100,000, depreciation is 10,000, टैक्सेस कितने हैं? 20,000, सब्सिडी कितनी है? 30,000। ये तो सारा ऑफसेट हो गया। Yeah, this is what the right answer. क्लियर हो गया यहाँ तक जी? जी रिवर्स कर लिया ना मंसूर, देखे ना हमने ऊपर क्या पढ़ा? मार्केट प्राइस is equal to this one, right?
तो अगर मार्केट प्राइस गिवन हो ऑलरेडी और फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो रेसिप्रोकली चलेंगे ना, फिर रिवर्स चलेंगे ना। जी, तो इसका मतलब ये हुआ मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट चलना है तो कुछ और करना होगा, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस करना है तो कुछ और है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ आना है, या यूं समझ लें अगर हमने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना हो या वापस आना हो तो कैलकुलेशन तो रिवर्स हो जाएगी। इधर से इधर जाना है तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि देखें गवर्नमेंट जब टैक्स इंपोज करेगी तो मार्केट में जाते हुए प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड होगी, और गवर्नमेंट अगर कंसेशन डिस्काउंट दे रही है तो सब्सिडी माइनस की जाएगी। और रिवर्स करना हो तो जो टैक्स इंपोज किए तो वो वापस हो जाएंगे, जो सब्सिडी डिस्काउंट दिया तो वापस होगा। ओके, चलें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम, पीआई। पर्सनल इनकम यानी कि पीआई। पीआई इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस प्रॉफिट टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटीज प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ये जो चीजें ये देखने की हैं, हम जब नेशनल इनकम इसे कहते हैं इनकम रिसीव्ड बाय nationals, income received by nationals, तो वो कैसे आएगी? नेशनल इनकम से सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस किए जाते हैं। आपको पता होगा, अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे आप कहीं, रिटेन्ड प्रॉफिट या रिजर्व फॉर बैड डेट्स कहते हैं, आप लोग शायद आपने पढ़ा हो कहीं। कुछ प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जो कंपनीज जो होती हैं वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि उनको होल्ड कर लेती हैं। वो होल्ड क्यों कर लेती हैं? वो बैड डेट्स के लिए कर लेती हैं, फॉर एनी टाइम के लिए कर लेती हैं। प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होता है वो भी माइनस कर लिया जाता है, क्योंकि कंपनीज को प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले गवर्नमेंट को उसके ऊपर गेन टैक्स पे करना होता है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, आप माशाल्लाह सारे ही मेरे ख्याल में जॉब करते हैं, तो आप समझते हैं सोशल सिक्योरिटी जो अलाउंसेस होते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, वो आपको आइडिया है। जितने भी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो सारे के सारे आपकी इनकम में से काट लिए जाते हैं। और एक चीज जो कि ऐड की जाती है उसे कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। पेमेंट विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पेमेंट विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बगैर। बताएंगे जी? मसलन कौन सी पेमेंट्स हैं जो विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलती हैं? पेंशन्स, गिफ्ट्स, मोटिवेशनल अलाउंसेस, ऑनरेरियम्स, ये सारी एडजस्टमेंट कर ली जाएं तो उसे कहते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम। उसके बाद डिस्पोजेबल डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसको वाईडी भी कहते हैं, एब्रिविएशन में वाईडी भी कहते हैं। वाईडी माइनस क्या होता है जी? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। अब पर्सनल टैक्सेस क्या होते हैं? वैसे इसको हम डायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं, लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा। इनको एडजस्ट कर लिया है तो ये बन जाते हैं आपके जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई, डीपीआई। ये है जी मेन कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद अदर कॉन्सेप्ट्स से दो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है पर कैपिटा इनकम,
इसे कहते हैं एवरेज नेशनल इनकम फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दिया जाए, अगर टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दिया जाए तो इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। और आखिरी कॉन्सेप्ट है नॉमिनल इनकम वर्सेस रियल इनकम। नेशनल इनकम एट करंट अगर आप नेशनल इनकम को करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट कर लें, यानी जो प्राइसेस चल रही हैं उन्हीं प्राइसेस पे ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनती है नॉमिनल इनकम। लेकिन अगर नॉमिनल नेशनल इनकम में से इन्फ्लेशन माइनस कर दिया जाए, इन्फ्लेशन, तो इसे हम कहते हैं रियल इनकम। अगर करंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाए नेशनल इनकम तो वो नॉमिनल कहलाएगी, और अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे तो रियल कहलाएगी। ये हैं जी टोटल कॉन्सेप्ट्स। यहां तक किसी को बात पूछे। यहां तक क्लियर है जी? फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देखें जो आपकी नेशनल इनकम है ना जी, अच्छा एक बात बताएं, जरा रिप्लाई कीजिएगा इस बात पे, कमेंट कीजिएगा। इनकम कोई वन साइडेड एक्टिविटी है
इनकम कोई वन साइडेड एक्टिविटी होती है या कोई बायलैटरल होती है? बायलैटरल होती है, यस। इसमें दो लोग होते हैं, दो पार्टी शामिल होते हैं। जी एग्जैक्टली। एक और एक रिसीवर होता है, ऐसे ही है। जो नेशनल इनकम की एक्टिविटी वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही जनरेट होती है नेशनल इनकम। एक सिंपल मॉडल अदर साइड, एक साइड पे फॉर्म्स हैं और एक साइड पे हाउस होल्ड्स हैं। अब आप मुझे बताएं, देखें जी, हाउस होल्ड्स क्या करती हैं? हाउस होल्ड सबसे पहले क्या करते हैं जी? हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफर करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफर करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सर्विसेज ऑफर होती हैं। और इसके अगेंस्ट फर्म्स क्या करती हैं? रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड को पे कर देते हैं। लेकिन ये बात यहां खत्म थोड़ी हो जाती है। जब रिवॉर्ड इन्होंने अर्न किए हैं और जो वहां जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की थी, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई थी वो मार्केट में ऑफर की जाएंगी। और मार्केट में जब ऑफर की जाएंगी तो हाउस होल्ड ही बाई करेंगे। और मुफ्त में तो नहीं बाय करेंगे ना, दे हैव टू पे समथिंग इन एक्सचेंज। तो वो उसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस की शक्ल में पेमेंट कर दी जाएंगी।
तो जो पैसे यहां से अर्न किए गए थे वही पैसे फर्म्स को प्राइसेस की शक्ल में लौटा दिए गए। मेरा ख्याल है पॉइंट समझ आ गया आपको। जो अर्न किया हाउस होल्ड ने वो फर्म्स को पे कर दिया। जो फर्म्स ने अर्न किया वो उन्होंने हाउस होल्ड को रिवॉर्ड्स की शक्ल में पे कर दिया। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हाउस होल्ड जो है वो सारी की सारी जो इनकम होती है वो फर्म्स पर स्पेंड नहीं करते, बल्कि क्या होता है, हाउस होल्ड कुछ अपनी इनकम का हिस्सा सेव कर लेते हैं, कुछ हिस्सा सेव कर लिया जाता है। ऑब्वियसली अगर आपने 100,000 अर्न किया, 20,000 सेव कर लिया, तो सारा तो स्पेंड नहीं हुआ ना, सारा तो स्पेंड नहीं ना हुआ जी। बोलिए, अगर आपने कुछ सेव कर लिया है तो सारा स्पेंड तो नहीं हुआ। इसी तरह कुछ टैक्स दे दिए गवर्नमेंट को आपने, तो ये भी सारा खर्च नहीं हुआ। इसी तरह कुछ इंपोर्ट कर ली गई चीजें, तो वो पैसा भी मुल्क से बाहर निकल गया। तो ये जितना पैसा सर्कुलेशन से निकल जा रहा है, जितना भी पैसा ये सर्कुलेशन से निकलता जा रहा है, इसे इकोनॉमिक्स में विड्रॉल्स और लीकेजेस कहते हैं। जबकि फर्म्स जो हैं, फर्म्स या जो सर्कुलेशन की अदर साइड होती है, स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि इन लीकेजेस को रीसर्कुलेट करवाएं। याद रखें, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, through financial institutions, state
इन्हीं सारे विड्रॉल्स को री इंजेक्ट करवाए। यानी कि जो इंजेक्शंस हुई थी, विड्रॉल्स हुई थी, वो इंजेक्ट करवाई जाए। कैसे? जो सेविंग्स की गई वो थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट की जाए। टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए, गवर्नमेंट इनको स्पेंड करे इकोनॉमी के अंदर। जो इंपोर्टेड गुड्स, जो इंपोर्ट्स की गई, उसके ही अगेंस्ट एक्सपोर्ट किया जाए। इस तरह से जो सारी विड्रॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली री इंजेक्ट हो जाएंगी। तो विड्रॉल्स और इंजेक्शन जब इक्वल हो जाती हैं, जितनी विड्रॉल्स हुई वो सारी इंजेक्ट अगर हो जाए तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में, सर्कुलेशन में एक बैलेंस आ जाता है। इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बताइए जी, यहां तक कोई क्वेश्चन, को क्यूरी, को इश्यू है तो बताएं। या फिर ये क्लियर है जी? ओके। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो फिर ये जो टॉपिक लास्ट में करवाने लगा आज, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग और नेशनल इनकम मेजरमेंट। हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। सवाल ही पैदा होता है, ये नेशनल इनकम मेजर कैसी होती है, ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है। देखिए, नेशनल इनकम जितनी भी, जो कुछ भी नेशनल इनकम में अवेलेबल है, हम तीन मेथड्स आमतौर पे प्रोडक्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच,
एक्सपेंडिचर अप्रोच। जी, प्रोडक्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच। तीन तरीकों से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। पहला है जो हमने शुरू में कहा कि प्रोडक्ट अप्रोच, जितनी भी गुड्स, जो भी अशिया, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, जो कुछ भी मार्केट में किसी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, मैंने आपसे जिक्र किया था, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन शर्त क्या रखी जाती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी भी कंट्री की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। प्रोडक्ट अप्रोच के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट अप्रोच में क्या देखा जाता है? जो शुरू में जीडीपी की डेफिनेशन बनाई थी मैंने आपको, ऑल फाइनल एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की आखिरी शक्ल ली जाएगी, जो फाइनल शक्ल होगी, कोई भी ऐसी चीज कैलकुलेट नहीं की जाएगी जो अभी अपनी आखिरी शक्ल में नहीं पहुंची हुई। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि कॉटन अभी अभी आखिरी शक्ल में नहीं पहुंची। शर्ट को कैलकुलेट करेंगे बिकॉज शर्ट अपनी आखिरी शक्ल में पहुंच चुकी होती है। वुड को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वुड अभी अपनी आखिरी शक्ल में नहीं पहुंची होती। डोर को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो अपनी आखिरी शक्ल में पहुंच चुका होता है। वीट को कैलकुलेट नहीं करेंगे लेकिन ब्रेड को कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी चीज को कैलकुलेट करने या ना करने का फैसला उसकी फाइनल कंडीशन में होना या ना होना है। तो अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो गुड्स एंड सर्विसेज की वो कंडीशन ले जहां वो अपनी आखिरी हालत में पहुंच चुके हों। तो अगर आखिरी शक्ल में आने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उनको शामिल कर लेंगे तो उसे बोलेंगे हम नेशनल इनकम।
दूसरा तरीका ये होता है आप एक्सपेंडिचर साइड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लें। मतलब टोटल expenditures on final goods and services stop now. जी सॉरी जी। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर्स किसी भी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, अगर वो सारे एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लिए जाए। अब एक्सपेंडिचर क्या कौन कौन से होते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, नेट फॉरेन एक्सपेंडिचर्स। यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या वो लोग करते हैं हाउस होल्ड्स के ऊपर, इन्वेस्टर करते हैं बिजनेसमैन कम्युनिटी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ट्रेड करती है जो भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाना हो, और नेट फॉरेन एक्सपेंडिचर्स, नेट फॉरेन एक्सपेंडिचर्स जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे किए जाते हैं। इन सारे एक्सपेंडिचर्स अगर को कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये भी उस कंट्री की नेशनल इनकम होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो आप मुझे रिप्लाई करेंगे आप, कि एक्सपेंडिचर इनकम कैसे होती है जी? अगर हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे तो ये इनकम कैसे बन जाएगी? हाँ जी, बेसिकली इसको आसान लफ्जों में यूं समझ लें, याद रखिएगा मेरी बात,
spending of one side is income on the other side. ये याद रखें हमेशा. Spending of one side is income on the other side. तो इसका मतलब अगर हम इनकम अप्रोच देखेंगे तो यही होगी जो इधर स्पेंडिंग हुई है. इनकम अप्रोच में क्या होता है? इनकम प्रोड्यूस्ड बल्कि इसको लिख रहे हैं sum of income produced in a country in a year. एक साल में जिस किस्म की भी इनकम जनरेट होती है, मतलब कौन कौन सी इनकम होती है जी? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, टैक्सेस और इनकम अगेंस्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. अब देखें, अगर किसी ने एक्सपेंडिचर किए होंगे लेबर पर तो वेजेस क्रिएट हुई होंगी. किसी ने बिल्डिंग पे किए होंगे तो ऑनर ने, लैंडलॉर्ड ने रेंट लिया होगा. लोन पे हुआ होगा तो इंटरेस्ट हुआ होगा. एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो प्रॉफिट्स होंगे. गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की होगी तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस चार्ज किए होंगे पहले. और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर हुए होंगे तो किसी एक एक्सपेंडिचर होंगे, किसी एक कंट्री की इनकम हुई होगी. इसका मतलब सिंपल है कि आप जितना एक्सपेंडिचर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो टोटल इनकम की इक्वल होगा. हाँ जी बताइए, यहां तक समझ आ गया? ये आपका चैप्टर नंबर 6 आज कंप्लीट हुआ है जी. अब मैं आपको बता रहा हूं, जो कल हम पढ़ेंगे, जब कल हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो जो कल का चैप्टर हमारा होगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि जब नेक्स्ट वीक में आप लोग आए
मुझे याद आ गया, जो चैप्टर नंबर 6 के एमसी कोशिश करनी है, जो जो फिर नहीं होंगे वो आप मुझे बता दीजिएगा, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जरूर कीजिएगा, किए बगैर पूरा वीक है आपके पास, आपने इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जी ये 8410 जी सॉरी, वो शायद नेट इंटरप्ट हो गया था। जी कैन यू हियर मी प्लीज, लास्ट से पॉइंट मैंने शेयर करना था। अब हो रही है जी? अच्छा, 14 एमसीक्यूज हैं ये, 14। तो काइंडली आप इन एमसीक्यूज को 14 टू 15 सॉरी 15 एमसीक्यूज हैं, इन्हें जरूर करके आइएगा। तो कल जब इंशाल्लाह हम आएंगे, बल्कि सर ये बनते हैं 10, 15 भी नहीं बनते। हाँ, ये 74 से 84 10 एमसीक्यूज हैं, ये जरूर कीजिएगा प्लीज। राइट जी? तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आएंगे तो चैप्टर नंबर 7 कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।